अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था और हमने इसलिए रिकॉर्डिंग भी वहीं पे स्टॉप कर दी। और अब दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो जिस जगह से हमने पेपर छोड़ा है उसी जगह से दोबारा वापस चलते हैं। क्वेश्चन हमारा बेटा ये चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 15 के ट्रेम्पोलिन पर एक जेमिनिस्ट है, ऊपर नीचे जंपिंग कर रहा है। और जब बेटा ये जंपिंग कर रहा है तो क्वेश्चन बेटा ये है कि अगर हम आपसे पूछें इस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो इस जेमिनिस्ट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और एक इस पर अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है जो ट्रेम्पोलिन से आ रही है। तो ट्रेम्पोलिन की फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। बेटा नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। ट्रेम्पोलिन फोर्स कैलकुलेट करना है। वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, माइनस का एम जी वहां जाकर प्लस का एम जी। दोनों में से चाहे तो m कॉमन ले लें, m कॉमन आ गया। एक्सेलरेशन 14.2 है, g 9.8 है। और बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपको ट्रैम्पोलिन की फोर्स मिल जाएगी। और ट्रैम्पोलिन की फोर्स आ रही है जनाब 1390, 1390। हाँ बेटा अनाभी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्योंकि क्लास बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गई? ठीक है बेटा। तो जेमिनिस पे फोर्स लग रही है दो, एक ट्रैम्पोलिन की फोर्स, एक वेट की फोर्स। ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है इसलिए ट्रैम्पोलिन की फोर्स ग्रेटर देन वेट। वेट में से बेटा माइनस कर दिया और ट्रैम्पोलिन को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं कि जब ट्रैम्पोलिन पे ऊपर नीचे जंपिंग हो रही थी तो इसमें जो स्प्रिंग लगे हुए होते, स्प्रिंग की जो टेंशन है, ठीक है जनाब, तो कह रहे हैं हॉरिजेंटल सरफेस के साथ स्प्रिंग ने एंगल बनाया हुआ है 14 डिग्री का, 14 डिग्री का। और क्वेश्चन में खुद कह रहे हैं कि टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट 68 न्यूटन है। तो बेटा अगर आपने वेक्टर अच्छी तरह याद किया हुआ हो तो वर्टिकल का फॉर्मूला होता है टी साइन थीटा, ठीक है ना। वर्टिकल टेंशन बता रहा है 68 न्यूटन। टी कैलकुलेट करना है, साइन थीटा साइन 14 डिग्री है। और जब आप 68 को डिवाइड करोगे साइन 14 से तो बेटा टेंशन का रिजल्ट कैलकुलेटर में आएगा 281। अब इस 281 को 300 से मैं देखूं तो बोलूंगा भैया बहुत दूर है, लेकिन एग्जामिनर बोलता है ये बराबर है। अच्छा भाई, बराबर मान लेते हैं। 281 इक्वल टू 300 होता है। खैर, आगे चलें। कह रहे हैं जनाब कैलकुलेट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। तो F इक्वल टू ए एक्स, फोर्स यही वाली लीजिएगा जो टेंशन की आई है, के कैलकुलेट करना है, एक्स एक्सटेंशन है दैट इज 4.6, एक्सपोनेंट -2। अब बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 6.11 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन पर मीटर। तो ये सवाल भी बहुत कॉमन सेंस सिंपल क्वेश्चन है। और इसमें जो इंडिकेटिव क्वेश्चन है वो भी उन्होंने बड़ा मासूम सा सवाल दिया है कि जब जेमिनिस्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो जब वो कांटेक्ट में ट्रैम्पोलिन के साथ आता है तो उस पर जो फोर्सेस लग रही होती हैं, खाली वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस लग रही हैं, जितने वर्टिकल एक्सेलरेशन हो रहे हैं, उन सब के ऊपर कमेंट्री करनी है। तो जरा देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, तेजी के साथ भागूंगा। खुद बताइए कि जेमिनिस्ट का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड और जब वो ट्रैम्पोलिन को हिट करेगी तो इस पे कांटेक्ट फोर्स लगेगी अपवर्ड। पहली बात, जब ट्रैम्पोलिन पर अपवर्ड मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली कांटेक्ट फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है जनाब। और जिस वक्त वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा, ठीक है जनाब, तो डाउनवर्ड मोशन करते वक्त वेट ग्रेटर देन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा। तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे मूव करने में
जब कांटेक्ट फोर्स ग्रेटर होती है वेट से तो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता है, और जब वो हिट करते हुए स्प्रिंग को नीचे दबा रहा होता है जेमिनिस, तो उस टाइम के ऊपर वेट ग्रेटर देन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो नीचे जाते वक्त वेट ग्रेटर देन कांटेक्ट फोर्स, और वो ही रिजल्टेंट फोर्स उसको नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रही होती है। और फिर जब कांटेक्ट फोर्स ग्रेटर देन वेट हो जाती है तो ऑब्जेक्ट ऊपर उड़ जाता है। और आप रीड करोगे तो आराम से पढ़ सकते हो, इसमें कोई समझाने वाला काम नहीं है। समझाने वाला क्वेश्चन ये है जिसको देख के लगता है पता नहीं क्या चीज है भाई, देख के लगता है कि पता नहीं क्या चीज है। ठीक है जी, देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। सर इस क्वेश्चन में है ये कि कोई स्पेस शिप है जो एस्ट्रोनॉट्स को लेकर ऊपर जा रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है जनाब, इसमें एस्ट्रोनॉट बैठ के जाएंगे। कह रहे इसके तीन हमने पीसेस बनाए हुए, एक का नाम है ऑर्बिटल मॉड्यूल, ये रहा, एक का नाम है डेसेंट मॉड्यूल, और एक है सर्विस मॉड्यूल। तीन पीसेस हैं। कह रहे हैं जब ये एस्ट्रोनॉट जमीन पर वापस आ रहे होते हैं तो वापस आते वक्त जमीन के एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर होते हैं तो एंटर होते ही ये जो तीनों मॉड्यूल हैं ये एक दूसरे से सेपरेट करवा दिए जाते हैं। ठीक, इसमें आप अगर एस्ट्रोनॉट है तो सेंट्रल पार्ट में बैठे हुए होंगे, तो इन तीनों को सेपरेट करवा देते हैं। और लिखा हुआ है कि जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है, जो सर्विस मॉड्यूल है, दे मूव अवे, वगैरह वगैरह। अब ऊपर की पूरी कहानी को अगर आप इग्नोर मारें, पूरी कहानी को इग्नोर मार दें भाई, और इस क्वेश्चन को समझें, ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है जी, बस ऊपर की कहानी को पूरा इग्नोर मार दीजिएगा। ठीक है, तो कहानी जनाब ये है कि जैसे ही ये पूरा स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो हम एज्यूम करते हैं कि बिफोर सेपरेशन, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे से सेपरेट होने जा रही हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि बिफोर सेपरेशन टोटल मोमेंटम इज जीरो, टोटल मोमेंटम इज जीरो, स्टेशनरी कंसीडर कर लेते हैं। एंड आफ्टर सेपरेशन क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा मोमेंटम का रूल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड पे मूव कर रहा हो तो उसके मोमेंटम को पॉजिटिव लीजिएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हो तो उसके मोमेंटम को नेगेटिव कंसीडर कीजिएगा। तो अगर ये राइट पे जा रहा है, जैसा कि इसको देखें, ये राइट पे जा रहा है, एस, एस का मास कितना है सर, एस का मास है 2100 मास, वेलोसिटी कितनी है 0.58, इसको मैंने ले लिया प्लस। अच्छा ये बड़ा लेफ्ट पे जा रहा है, ओ, ओ का मास कितना है सर, ओ का मास है 1350, और इसकी स्पीड है 0.82, माइनस क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट पे जा रहा है। अब रह गया डी। सर ये जो डी है, डी मुझे नहीं पता लेफ्ट पर है या राइट पे, मुझे नहीं पता। डी का मास है 2950, और डी की स्पीड हमने कैलकुलेट करना है, डी की स्पीड कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो डी है सर, डी की स्पीड हमने कैलकुलेट करना है। अब इस डी की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए बेटा मैंने इक्वेशन बना दी है, इस इक्वेशन में से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कराएंगे। और जब आप इसकी वेलोसिटी बेटा कैलकुलेट करोगे ना तो इसकी वेलोसिटी आएगी 0.0376। ये मैंने मार्किंग स्कीम से डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ये इसकी वेलोसिटी आएगी। ठीक है ना। और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आप देखिएगा, इस वेलोसिटी को अगर राउंड ऑफ करा हुआ है ना तो 0.04 करा हुआ है, ये माइनस में आ रही है, ये माइनस में आ रही है जनाब। और जब ये माइनस में आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है डी, इसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट पे क्यों, क्योंकि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आती तो टूवर्ड्स राइट साइड लेते, नेगेटिव आ रही है इसलिए टूवर्ड्स लेफ्ट साइड लेंगे। अच्छा, और आगे चले।
कह रहे हैं velocity of descent module can be changed using a rocket motor. The rocket motor ejects hot gases at high velocity. Explain why the velocity of descent module changes when the rocket motor is used. अच्छा, इसका जो आंसर है ना बेटा वो कॉपी पेस्ट मैंने करा तो ऊपर था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये नीचे कैसे पहुंच गया। तो इस आंसर को अगर मैं ऊपर लेकर आ जाऊं, पहली बात तो ये बताइए, जब खुद वो कह रहे हैं कि कहानी ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की है, ठीक है ना, कहानी चल रही है कि वेलोसिटी ऑफ डेसेंट मॉड्यूल कैन बी चेंज्ड। अब ये भी इसने मेंशन नहीं किया कि वेलोसिटी इंक्रीज करा रहा है, डिक्रीज करा रहा है, क्या करा रहा है, उसको भी आप पे छोड़ दिया उसने, ठीक है। कह रहे हैं रॉकेट मोटर की, सॉरी रॉकेट की, ये जो डेसेंट मॉड्यूल है इसकी वेलोसिटी हम चेंज करते हैं बाय रॉकेट मोटर, मोटर लगी हुई है। रॉकेट का मोटर इजेक्ट करता है हॉट गैसेस हाई स्पीड से। कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ डेसेंट मॉड्यूल चेंजेस, ये पूरी कहानी दोबारा बोल रहे हैं। इसके ऊपर न्यूटन के लॉज लगाए, तो न्यूटन के लॉज कौन से लगेंगे तो गौर से सुनिएगा। सर रॉकेट का मोटर जब चलेगी ना तो उससे जो गैसेस निकलेंगे वो गैसेस, ठीक है जनाब, उससे जो हॉट गैसेस निकलेंगे, सर ये हॉट गैसेस exert force on gas, so the gas exert a force on the rocket. रॉकेट का जो मोटर है, मोटर फोर्स लगाएगा गैस पर, मोटर रॉकेट की मोटर फोर्स लगाएगी गैस पर, और गैस फोर्स लगाएगी रॉकेट पर। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो ही उस डेसेंट मॉड्यूल की वेलोसिटी को चेंज कराएगी और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराएगी, ठीक है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन, और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना, इट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने समझाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की है, इसको आप खुद से रीड करोगे समझ लोगे भाई, कुछ भी नहीं है। मैं कैलकुलेशन समझाना चाह रहा हूँ, आइए कैलकुलेशन पर आ जाए। कैलकुलेशन क्या है सर? कैलकुलेशन ये है कि जब मोटर चलती है तो वेलोसिटी का चेंज इतना आता है इतने टाइम में। तो वेलोसिटी का चेंज बता दिया, टाइम बता दिया, आपसे पूछ रहे हैं फोर्स बताएं। तो सर कभी भी फोर्स निकालनी हो तो F इक्वल टू एम ए, सर मास 2950, मास। एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास 2950 और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का चेंज, सर वेलोसिटी का चेंज 0.58 टाइम 5 सेकेंड। बिल्कुल सीधे सीधे नंबर दिए हुए, बिल्कुल सीधे सीधे। ये पेपर वाकई सारे सिंपल पेपर हैं, अक्टूबर 2023 को छोड़ के बाकी सारे नॉर्मल पेपर हैं। अच्छा जी जल्दी से इस पर आ जाएं। अगर आपने, ये आखिरी सवाल है इस पेपर का, कह रहे जनाब अगर आपने इस तरह का गेम खेला हुआ हो जिसको कहते हैं हाई स्ट्राइकर, उसमें एक हैमर होता है, इस हैमर को हम जोर से हिट करते हैं नीचे एक बटन पर, और बटन पे जब फोर्स लगती है तो इसके नीचे जो स्प्रिंग लगा होता है उस स्प्रिंग के अंदर कोई एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी इस सिलेंडर को नीचे से ऊपर उछाल देती है। तो हैमर जितनी जोर से हिट करोगे ये सिलेंडर इतना ज्यादा ऊपर उछल जाएगा। तो इसको ऊपर उछालने का गेम होता है, आपको आता होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे, कह रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर हेड, हैमर के हेड ने हिट करा बटन को तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हैमर हेड एज इट मूव्स डाउन। क्या मतलब? जब हैमर नीचे आ रहा है तो नीचे आने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। पर क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से, वजह बताइए। जवाब, सर जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से फ्री छोड़ देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। लेकिन इस गेम में तो जो भी प्लेयर होगा, सर वो प्लेयर अपनी जान लगाएगा, अपनी फोर्स लगाएगा, अपनी एनर्जी लगाएगा,
हैमर को बटन से हिट करने के लिए। तो आंसर यही है कि हैमर का हेड फ्री फॉल नहीं कर रहा, बल्कि जो पर्सन अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है हैमर पर, उससे हो रहा है वर्क डन ऑन हैमर। तो वर्क डन ऑन हैमर हेड बाय पर्सन प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जनाब, वर्क प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। सवाल है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों है। सवाल है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों है। जवाब, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल जब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो। इसको हटा दो। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा तो ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल करना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को बराबर करेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है तो पर्सन का किया गया वर्क प्लस पर्सन का किया गया वर्क, जवाब पर्सन का किया गया वर्क प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, अब जनाब कैलकुलेशन पर आ जाए। कैलकुलेशन क्या है सर? कैलकुलेशन ये है कि हैमर इनिशियली रेस्ट है, हाईएस्ट पोजीशन से हमने इसको ड्रॉप किया, उसने बटन को हिट किया, फोर्स लगाई 58 न्यूटन। ठीक है, और हैमर का हेड 1.2 मीटर ऊपर से नीचे आया है। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू वर्क। ठीक है ना, जो वर्क हो रहा है हैमर को ऊपर से नीचे लाने में, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। सर फोर्स लग रही है 58 न्यूटन की, डिस्टेंस हो रहा है 1.2 न्यूटन का। सॉल्व करोगे तो वर्क आ जाएगा। ठीक है ना, और ये जो वर्क है ये वर्क कन्वर्ट होगा, वर्क कन्वर्ट होगा। ये जो वर्क हुआ है ये उस पर्सन ने हैमर को बटन से हिट करने में फोर्स लगाई, इतनी डिस्टेंस कवर कराया, इतना ये वर्क हुआ। ये वर्क क्या कर रहा है? सिलेंडर को ऊपर उड़ा रहा है। लेकिन अब सिलेंडर को ऊपर उड़ा रहा है तो सारा वर्क सिलेंडर को ऊपर उड़ाने में नहीं जा रहा, लिखा है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है 4%, यानी 4% ऑफ दिस वर्क is converted into gravitational potential energy of cylinder। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिलेंडर, उस बंदे ने, उस पर्सन ने हैमर को बटन से हिट करने में फोर्स लगाई 58, डिस्टेंस कवर कराया ऊपर से नीचे लाने में 1.2, उसने जितना वर्क किया ये सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में नहीं चला जाएगा, उसके अंदर यकीनन नीचे स्प्रिंग लगा होगा, बहुत सारी एनर्जी तो स्प्रिंग खा जाएगी। 96% एनर्जी स्प्रिंग खा रही है और बाकी 4% एनर्जी किसमें जा रही है? सर सिलेंडर को ऊपर उछालने में जा रही है। सवाल है सिलेंडर कितना ऊपर उछलेगा? सवाल है बताइए सिलेंडर कितना ऊपर उछलेगा? ठीक है जनाब, तो आप क्या करें, 4% है सर, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 58 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एम मास, मास ऑफ सिलेंडर ना, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर की बात हो रही है सारी की सारी। सिलेंडर का मास 0.15, ग्रेविटी 9.8, कैलकुलेट करेंगे कितनी हाइट पर वो उछलेगा। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 2.7 पर उछलेगा या नहीं, यस या नो। वेदर का मतलब दोनों चीजें पॉसिबल है, यस और नो दोनों चीजें पॉसिबल है। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो कितना ऊपर उछलेगा, और जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो हमारी हाइट आ रही है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली 1.9। और बेटा अगर 1.9 मीटर हाइट आ रही है तो दिस 1.9 लेस देन इज 2.7। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है इट इज रॉन्ग। सिलेंडर
हिट्स द बेल, नहीं सर, वो बेल को हिट कर ही नहीं पाएगा। बेल को हिट करने के लिए उसे 2.7 उछलना है, 2.7 उछलना है। तो सिलेंडर कैन नॉट हिट द बेल। इस गेम में इतनी जोर से हिट करना होता है कि सिलेंडर उछल के बेल को हिट कर जाए, पर उसकी हाइट 2.7 मीटर नहीं आएगी, 1.9 मीटर आएगी, दैट इज लेस देन 2.7 मीटर। इसलिए सिलेंडर कैन नॉट हिट द बेल। उसके बाद कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ हैमर हेड जब बटन को हिट करती है, तो कह रहे हैं अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं, अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं तो हाइट क्या डबल हो जाएगी? तो इसका आंसर ये है कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है ना? कह रहे हैं अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4, हाइट 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन लीनियर नहीं है। वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन लीनियर नहीं है। वेलोसिटी 2 टाइम करोगे तो हाइट 2 टाइम इंक्रीज नहीं होगी। जितनी वेलोसिटी बढ़ाओगे उतनी हाइट लीनियरली इंक्रीज नहीं होगी। वेलोसिटी करोगे डबल तो 2 का स्क्वायर 4, सर हाइट इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम। हाइट इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम, क्योंकि उसका रिलेशन लीनियर रिलेशन नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। आसान सवाल है भाई। इंशाल्लाह पेपर आपको आसान ही मिलेगा बेटा, अनाबिया टेंशन नहीं लीजिएगा, पेपर इन जनरल आसान आता है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट का मास 35 kg है, पानी में गिर गया है, समंदर के पानी में गिर गया है और इसने टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ ली है। कह रहे ड्रैग फोर्स आपने कैलकुलेट करना है। शो दैट ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब। उस वक्त जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ चुका है, ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ चुका है, तो ये बताइए जब कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ चुका तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हो चुकी होंगी। तो डाउनवर्ड फोर्स और वेट है, अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट होगा, और ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, नीचे गिरा हुआ है, तो ड्रैग फोर्स भी नीचे होगी। तो पता ये चला कि वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, ड्रैग एक्टिंग अपवर्ड, अपथ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड, तो अपवर्ड फोर्सेस का सम इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब जहां लिखा हुआ है वेट, तो वेट आएगा ऑब्जेक्ट का वेट होगा मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। ड्रैग कैलकुलेट करना है, अपथ्रस्ट प्लस है, इधर आ गया माइनस। सर अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये 35 इंटू 9.8 तो वेट है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, सर 1030, 1030 जी, 9.8। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सर वो भी गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट -2। सॉल्व करोगे तो ड्रैग मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है 200 आएगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ड्रैग आता है 181। ड्रैग आता है जी 181, ड्रैग फोर्स 181। ठीक है जी। अच्छा ड्रैग आ गया, ड्रैग आने के बाद कह रहे हैं एक फार्मूला हम आपको दे रहे हैं, उस फार्मूले में ड्रैग की जगह लिखो 181, की जगह लिखो 2.2, और टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। यानी बिल्कुल बचकाना सा सवाल, फार्मूला दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। बेटा वेलोसिटी आ जाएगी 9.1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहे हैं बताइए स्टोक्स लॉ कब लगता है? भाई स्टोक्स लॉ जब लगता है जब ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो, फिलो लेमिनर हो, स्पीड स्लो हो। इस सवाल में कह रहे हैं वाई, दो रीजन ने कुड नॉट बी यूज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्यों नहीं लगा सकते, वजह बताएं। तो अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल नहीं है और फिलो लेमिनर नहीं है, स्पीड स्लो नहीं है, तो स्टोक्स लॉ नहीं लगा सकता।
तो ये कंडीशन है जो कि आपको याद होती है। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन में मतलब इसी नेक्स्ट पार्ट में ये पढ़ा रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से उठा के ऊपर लेकर आना हो तो उसका एक मैकेनिज्म ये है कि ये लोग एक बलून लेके जाते हैं और उस बलून में सिलेंडर की गैस भर देते हैं। जब सिलेंडर की गैस भर देते हैं तो बलून का वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है। जब बलून का वॉल्यूम बड़ा हो जाता है तो अब थ्रस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब अब थ्रस्ट ज्यादा हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर भगाता है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर भागता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। आपको पता है जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो उस पर ड्रैग फोर्स बढ़ेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ड्रैग फोर्स, ठीक है जनाब, वेट, ड्रैग फोर्स प्लस वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट दोनों के बराबर हो जाएगा। जब अपथ्रस्ट दोनों के बराबर हो जाएगा तो वो टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ चुकी होगी, और टर्मिनल वेलोसिटी आपको पता है इट इज द मैक्सिमम फोर्स, सॉरी इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसके बाद ऑब्वियसली वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती, एक्सीलरेशन नहीं होता, रिजल्टेंट फोर्स नहीं होती, और ऑब्जेक्ट मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। तो ईमानदारी की बात है अनाबिया बेटा, बहुत नॉर्मल सा पेपर, बहुत आसान, बहुत अच्छा सा पेपर। आपको भी इंशाल्लाह ये पेपर जब आप देने जाएंगे आसान सा ही लगेगा इंशाल्लाह। तो इस पेपर को हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि बीच में जो दो सवाल दिए हुए हैं मैंने इसलिए छोड़े थे कि बहुत ही दोनों आसान है। अगर आप इस प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को देखें, मैं दोनों हल्का सा दिखा देता हूँ आपको, कि प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन में इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दे दिया है, और ये उन्होंने बेटा हाइट दे दी है। आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये कितनी दूर जाके गिरेगा, ये कितना दूर जाके गिरेगा, ठीक है जनाब। तो याद रखिएगा कभी भी हाइट दी हुई हो ना, हाइट दी हुई हो तो हाइट के लिए फार्मूला लगाते हैं अंडर रूट 2h/g। और अगर आपको ये फार्मूला पसंद ना हो तो बिल्कुल बचकाना तरीके से चलें। सर हाइट होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ GT²। क्वेश्चन में सर हॉरिजेंटल थ्रो किया है तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये पोर्शन मैंने इरेज कर दिया। अब आपसे अगर मैं कहूं कि टाइम को सब्जेक्ट बनाओ, तो सर अब हम टाइम को सब्जेक्ट बनाते हैं तो फार्मूले में टू डिवाइड वाला माना कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला जी माना कि डिवाइड। तो ये फॉर्मूला भी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग से हॉरिजेंटल थ्रो किया जाए और आपको हाइट गिवन हो तो टाइम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2h/g। तो इसमें से टाइम आ जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजेंटल वेलोसिटी 3.8 है, टाइम बटा 1.56 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक। उसके बाद बेटा जो बीच वाला क्वेश्चन है वो भी बड़ा आसान सा है। ये आसान सवाल थे तभी बेटा मैंने पहले छोड़ दिए थे। इसके अंदर ड्रैग फोर्स, वेट ऑफ बॉल, अपथ्रस्ट, इस जैसा सवाल तो अभी हमने आखिरी क्वेश्चन भी आपको कराया है। तो बेटा इस क्वेश्चन को मेरा कराने का कोई प्रोग्राम नहीं है, सवाल बहुत सिंपल सा है, ये सवाल आप खुद से करें। रिकॉर्डिंग बेटा स्टॉप